गुड आफ्टरनून। रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन में आपस में क्या रिलेशन है इस पे बात करेंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का मतलब हम सीक्वेंस लेंगे फंक्शंस का और देखेंगे कि अगर सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो तो क्या टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं, या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है। तो प्रॉपर स्टैंडर्ड जो थ्योरी है वो लिखने से पहले थोड़ा सा चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रीमान इंटीग्रेशन लास्ट यूनिट में पढ़ा था। तो कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए कि थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली हम क्रॉसी से लेकर रीमान तक पढ़ चुके हैं। क्रॉसी की जब थ्योरी हमने पढ़ी थी तो वो कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए थी और आसानी से समझ में आ जाता था, लेकिन क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में हमने बाउंडेड फंक्शंस के लिए रीमान इंटीग्रेशन हमने देखा था कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो थी उस दौर के हिसाब से थ्योरी काफ़ी वेल डेवलप्ड हो गई थी, और जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कई सारे आए वो भी इस कैटेगरी में रीमान इंटीग्रेबल हो गए जो यहाँ नहीं थे। हमने ये देखा कि हाँ, अगर नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स फाइनाइट हों तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डिसकंटिन्यूटीज का लिमिट पॉइंट की फाइनाइटनेस पे हमने बात की थी। आप लोग अगर इसको देखना चाहते हैं तो रीमान का जो मेरे लेक्चर्स हैं वहाँ देख सकते हैं, या कहीं और से भी पढ़ लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हमने एक काफ़ी फेमस फंक्शन पढ़ा था, डिरिक्ले। तो अगर डिरिक्ले फंक्शन था तो मान लीजिए इसे 1 ले लेते हैं अगर x से रेशनल हो, और 0 ले लेते हैं अगर x से रेशनल ना हो, मतलब रेशनल है। इस फंक्शन को हमने जब रीमान इंटीग्रेशन के हिसाब से किया था तो हमने ये देखा कि ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ये हमने किया हुआ है। आज अब इसी की स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किसी सीक्वेंस की क्यों ज़रूरी है ताकि लिमिट फंक्शन इंटीग्रेबल। तो हम एक सेट लेते हैं। अब क्लोज इंटरवल 0-1 जो है केवल इतने ले लीजिए, सारे रेशनल मत लीजिए। क्लोज इंटरवल 0-1 क्योंकि ये क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है, हम रीमान इसमें देख लेते हैं। और मैंने उसमें रेशनल देखे, केवल रेशनल। रेशनल नंबर्स काउंटेबल हैं, मतलब वो जो काउंटेबल होने का मतलब कोई सेट नेचुरल नंबर के सेट है, इक्विवेलेंट है, तो उनको आप काउंट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं R1, R2, R3 एंड सो ऑन। सपोज ये सारे रेशनल नंबर्स हैं जो क्लोज इंटरवल 0 और 1 के बीच में है, हम ये मान लेते हैं। मैं अब एक सीक्वेंस डिफाइन करता हूँ। लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस GNX। अब एक एक करके डिफाइन करते हैं कि GNX कैसा होगा, तो आपको शायद प्रॉब्लम बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मैं ऐसा करता हूँ, G1X ले लेता हूँ सबसे पहले, पहला। तो ये 1 ले लेता हूँ अगर X R1 है, और इसको 0 ले लेता हूँ अदरवाइज। तो आपके पास जो पहला फंक्शन है सीक्वेंस का G1X वो कैसा है, वो R1 पर 1 है, बाकी जगहों पर 0 है। तो देखिए इसका मतलब है अगर यही इंटरवल लेना हो तो इसमें ये केवल एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो ये तो आप मानेंगे। यहाँ पर अलग से बताने की जरूरत नहीं कि G1 बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर 0-1। फिर हम G2X डिफाइन कर लेते हैं। तो G2X हम डिफाइन करेंगे 1 X अगर
R1 या R2 में से कुछ हो, 0 अदरवाइज। R1 या R2 पर तो ये 1 है, बाकी जगहों पर 0 है। तो ऑब्वियस है कि ये 2 पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस है, लेकिन डिस्कंटिन्यूटीज अभी भी फाइनाइट है। तो फिर हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि G2 बिलोंग्स टू R/01। जिन स्टूडेंट्स ने रीमान इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, एक बार आप उसे देख लें, रीमान की प्रॉपर्टी समझ लें, तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। इन जनरल अगर इस तरह से हम डिफाइन करें तो GNH हम डिफाइन करेंगे 1 अगर H बिलोंग्स टू R1, R2, Rn और 0 अदरवाइज। तो ऑब्वियस है इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये n पॉइंट्स पर डिस्कंटिन्यूअस है और नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज फाइनाइट है। तो ये भी जो Gn होगा वो रीमान इंटीग्रेबल फैमिली का ही हिस्सा होगा। मतलब ये सारे फंक्शंस जो हैं, जो सीक्वेंस आप डिफाइन कर रहे थे उसमें G1, G2, G3, Gn जो भी आप लेते जाएंगे वो सब क्या होंगे, रीमान इंटीग्रेबल होंगे। आप ये देख पा रहे होंगे। तो हियर each GNH n नेचुरल नंबर है, हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज, चाहे n कितना ही बड़ा ले लीजिएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ discontinuities. So each Gn is Riemann integrable over this. और आप ये देखना चाहें कि इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी आप किसी की भी, तो ये सब डिस्कंटिन्यूअस पॉइंट्स पर वो 1 है, बाकी जगह 0 है। तो हमने ये डायरेक्टली में किया था, आपने देखा होगा ये 0 आएगा। ठीक है, तो हर एक में G1, G2, G3 n कोई भी ले लीजिए, सभी का क्या आ गया, 0 आया। अब अगर आप लिमिट फंक्शन देखेंगे, पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन, तो क्या आएगा इस सीक्वेंस का, पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन अगर आप बात करते हैं तो Gh होगा और वो लिमिट ऑफ GNH होगा। और अगर आप उसे करेंगे तो वो डायरेक्टली आ जाएगा प्रॉपर तरीके से वही कि जो इतने भी रेशनल्स हैं उन जगहों पर 1, बाकी जगहों पर 0। तो 1 अगर H से रेशनल है, ये रेशनल वही है 0 और 1 के बीच में। 0 अगर H से रेशनल नहीं है ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। तो आपका लिमिट फंक्शन ये हो चुका है। उम्मीद है लिमिट फंक्शन सीक्वेंस के हर फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी है, लेकिन ये जो लिमिट फंक्शन है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। हमने इसे किया हुआ है, मैंने आपको अलग से थोमे फंक्शन और डिरिचलेट फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी तो स्पेशली डिस्कस की है, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वी हैव ऑब्जर्व्ड that Gh does not belong to Riemann integrable functions of 0, 1। तो आपने ये देख लिया कि जो आपके पास Gn था इंटीग्रेशन, और जो G आपके पास आ रहा है 0 to 1 G, 0 to 1 G1, ये दोनों ही यहाँ पर देखिए लिमिट फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन है। यहाँ आप सभी को इंटीग्रेबल मानते हैं और उसके बाद लिमिट ले रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो हम कर रहे हैं वो एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ये बताने के लिए कि ये चीज़ बराबर हो। तो आगे अब हमें क्या करना चाहिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे इस पर बातचीत करते हैं।
एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो इनइक्वलिटी है, इसमें एक कमी जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, दो एंगल से देख सकते हैं आप कमियाँ। एक तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ना होना सीक्वेंस का, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होना केवल, एक तो ये कमी है। एक कमी और भी हम ऑब्जर्व करेंगे, रीमान इंटीग्रेशन की जो अपनी डेफिनेशन है वो भी लिमिटेड है, मतलब उसमें कमियां हैं। अगर आप उस कमी को दूर करते हैं तो आपको लबेड मेजर पे जाना पड़ेगा, लबेड इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। मतलब जो मैथमेटिशियंस ने यहाँ पर काम किया वो दो तरह से काम किया ताकि ये दोनों बराबर आ सकें। एक तरफ उन्होंने कन्वर्जेंस को यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ इंटीग्रेशन का जो हमारा पैटर्न था वही उन्होंने मॉडिफाई करने की कोशिश की, जो हेनरी लबेड ने किया, जिसको हम मेजर थ्योरी के नाम पर जानते हैं या लबेड इंटीग्रेशन कहते हैं। एक्चुअल इंटीग्रेशन कंप्लीट थ्योरी वही है जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो अभी हम लबेड पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो कमी थी वो दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, हमने स्टैंडर्ड थ्योरम को अब लिखा है। पूरा डिस्कशन अगर आपको पिछला समझ में आया होगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी तो हैं, लेकिन लिखी नहीं है, बोली है। आप अगर सीरियसली समझना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो जो मैंने बोला है वीडियो को पॉज करके उन चीज़ों को नोट कर लीजिए, एज ए स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है, इफ़ अ सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and each fn is Riemann integrable, then f is also Riemann integrable। पहले तो इतना है, और दूसरा, and the sequence this functions के integration residue converges uniformly to this। तो उस समय ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर हर एक का इंटीग्रेशन जो है करके जो सीक्वेंस बन रहा होगा, वो जैसे पिछले लेक्चर में हर एक का डेरिवेटिव का सीक्वेंस था, यहाँ हर एक फंक्शन के इंटीग्रेशन करके जो आया वो सीक्वेंस आपको इस नंबर की ओर कन्वर्ट करता हुआ दिखेगा। चलिए ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। काफ़ी आसान चीज़ें हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, यही अपने आप में काफ़ी है। तो कन्वर्जेंस के लिए गिवन जो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले एप्सिलॉन तय कर लीजिए, लेट एप्सिलॉन बी गिवन, ये हमारे पास फिट्स हो गया, ठीक है। देन तो एफ एन एक्स माइनस जो लिमिट फंक्शन है एफ एक्स, इन दोनों का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए। अब ये तो आप समझ रहे हैं कि ये हम लोग क्यों करते हैं कई बार, ताकि फाइनली एप्सिलॉन आए। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो खाली एप्सिलॉन लिखिए, बाद में जो आएगा उसे एप्सिलॉन डैश मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस किसी भी इससे कम आएगा, कब? जब फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक नेचुरल नंबर किसी भी एप्सिलॉन के लिए मिलेगा जरूर, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ऐसा होगा, ठीक है। और उस दौरान एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? एक्स कोई भी पॉइंट हो इस डोमेन का जो आपको दिया हुआ है, ऐसा होगा। तो एफ एन एक्स माइनस दिस। अगर आप मॉड की प्रॉपर्टीज को जानते हो तो इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये चीज़ माइनस ऑफ दिस और प्लस ऑफ दिस के बीच में होगी। मतलब एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो होगा वो एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए और माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए के बीच में होगी। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप सभी में एफ एक्स ऐड कर लीजिए, ये तीनों टर्म में। तो ये पहली टर्म बन जाएगी एफ एक्स माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए, एफ एन एक्स उससे बड़ा और उससे बड़ा एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए, ये आपके पास हो गया।
ये सब कब है, जब ये राइट साइड वाली चीज़ें लागू हैं, मतलब फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये उस समय सही है। तो यहाँ से आपके पास एफेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। हमने सीक्वेंस की प्रॉपर्टी लेनी है, लेकिन अब मुझे रीमान इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज भी लेनी पड़ेंगी। तो मुझे एफेक्ट्स पता होना चाहिए, एफेक्ट्स क्या है। तो अगर मैं ये शुरू की दो टर्म को लेके चलता हूँ, इन दोनों को, तो मुझे एफेक्ट्स मिलेगा लेस देन कितना, एफ एन एट्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए। और अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूँ, लास्ट के दो को, तो एफेक्ट्स मुझे मिलेगा ग्रेटर देन एफ एन एट्स माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए, ये मिला। और ये दोनों एक्सप्रेशन जो आपको मिले, ये शुरू के दो टर्म लेके आपको ये वाला मिला इनइक्वलिटी, और ये बाद के दोनों लेके आपको एफेक्ट्स ग्रेटर देन दिस मिला। और ये दोनों में ही आपको फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, आप चाहें तो इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो आप सीक्वेंस की जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी थी, उससे जितना कर सकते थे आपने, उस आधार पर आप इतना ले आए, ठीक है। अब हम इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस की हर टर्म रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। और तो हम लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम जो है बराबर आएंगे, इस बात को लेकर ध्यान में देते हुए। ऑल्सो एफ एन बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी फॉर एवरी n। ये तो हर एक जो है, यहाँ तो एक m के बाद है कम से कम, ये तो हर एक के लिए है। सर दिस एम्प्लाइज, आप जानते हैं ए टू बी लोअर एफ उतना ही होगा एफ एन के लिए जितना ए टू बी बार एफ एन होगा, और उतना ही होगा जितना ए टू बी, जब दोनों बराबर ही हैं तो फिर बार नीचे या ऊपर लाने के बजाय एफ एन, हम ऐसा कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, बस हो गया। अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है तो बाकी केवल कैलकुलेशन है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ चुका हो। तो अब कुछ नहीं करना है, हम एक एक करके इनमें वैल्यूज देखते हैं। देखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव ए टू बी बार एफ एट्स, मुझे ये लेना है, ठीक है। अब एफ एट्स आपको जो दिया है वो देखिए, तो ये लेस देन दिया हुआ है, मैं उसे उठा लूँ तो क्या मिलेगा, लेस देन ए टू बी बार और एफ एट्स से बड़ा ब्रैकेट में एफ एन एट्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए डी एट्स, ऐसा मिल जाएगा। तो अलग अलग कर लें, अगर ए टू बी बार एफ एन एट्स डी एट्स प्लस, देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए नीचे है तो बी माइनस ए ही, ये एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर देखिए ये हर एक इंटीग्रेबल है, तो ए टू बी बार जो है एफ एन या एफ एन एट्स, वो क्या होगा, ए टू बी एफ एन एट्स बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या मिला यहाँ से, ए टू बी बार एफ एट्स टी एट्स लेस देन ए टू बी एफ एन एट्स टी एट्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया ए टू बी बार। उम्मीद है ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, एक हमारे पास और रह गया है, ये वाला एफ एक्स जो है इससे राइट हैंड साइड से बड़ा है।
अब इसे यूज करते हैं इस टर्म के साथ, तो हम लोग इसे मैंने लिख दिया, तो इससे छोटा था बार टू बी एफ एन एक्स, ये ब्रैकेट में आएगा, माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए डी एक्स। तो ये बन जाएगा ए बार बी एफ एन एक्स डी एक्स माइनस उसी तरह से सीधे एप्सिलॉन बाई 2। लेकिन ये तो इंटीग्रेबल है, अभी हमने इक्वेशन 2 के आधार पर किया, तो ये आपके पास ए बार बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ये आपके पास दूसरा रिलेशन आ गया, ठीक है। आपने अगर हमने उसे क्वेश्चन नंबर, चलिए कोई बात नहीं, ये दो रिलेशन आपके लोअर और अपर सम के बारे में आ गए। तो फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स वी गेट, आपके पास देखिए, मैं पिछला वाला फिर एक बार लिख लेता हूँ आपके सामने। हमने ये लिखा था, ये कितना है आपके पास, ए से बी बार एफ एक्स टी एक्स लेस देन ए टू बी एफ एन एक्स टी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा ये है हमारे पास, अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख लेंगे, एंड माइनस ए बार टू बी एफ एक्स टी एक्स लेस देन माइनस ए टू बी एफ एन एक्स टी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो अगर आप ऐड कर दें दोनों को, इन दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा, ए टू बी बार एफ एक्स टी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ एक्स टी एक्स लेस देन, ये दोनों कैंसिल, लेस देन एप्सिलॉन। और बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इससे छोटा नहीं हो सकता, ये वाला तो बड़ा होगा, या ये जो आप अपर सम लेते हैं उसमें सबसे छोटा, लोअर में सबसे बड़ा, दोनों का डिफरेंस नॉन नेगेटिव होगा। तो आपने ये रिजल्ट लाए आप, और ये रिजल्ट भी आप कह रहे हैं कि दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन तो आपने आर्बिट्रेरी लिया था, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी। तो फिर अगर ये हमेशा सही है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इफ दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन इट मीन्स ए इक्वल टू बी, ये दोनों तरफ सही है रिजल्ट, ए और बी बराबर है, तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन। फॉर एवरी एप्सिलॉन ध्यान देने की बात है, हाँ। तो इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं, इट मीन्स ए टू बी बार एफ एक्स टी एक्स इक्वल टू ए बी एफ एक्स टी एक्स। अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब जो एफ है वो भी रीमान इंटीग्रेबल है, इस फैमिली में ये भी आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पूरा, कि अगर आपके पास सीक्वेंस का हर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो जो, और सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो जो आपके पास लिमिट फंक्शन है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। एक पार्ट हुआ। स्टेप 2 यहाँ से कर देते हैं। अब अगला जो लिमिट है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि लिमिट इंटीग्रेशन की जो लिमिट है एफ एन ए टू बी जो होगा वो आपके पास इसके इंटीग्रेशन के बराबर आएगा। तो हमने जो इक्वेशन पीछे हमने लिखी थी फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशन, आप ये देखिए,
वी कंक्लूड, हमने जो लिया है ए टू बी एफ एन एच डी एच माइनस एप्सिलॉन बाई 2, उससे बड़ा हमने लिया था ए टू बी एफ एच डी एच। अब तो जब रीमान इंटीग्रेबल हैं तो इनमें भी बार का कोई मतलब नहीं है एफ एच के लिए भी, जब बराबर हैं। और इससे बड़ा था ए टू बी एफ एन एच डी एच प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो इक्वेशन 1, 2 और आपने देखे थे, और दो जगह मैंने इक्वेशन नहीं लिखी थी, टिक का निशान लगाया था। एक तो ये था, एक प्रीवियस पेज पे। आप इनको देखिए और ये डायरेक्ट देखिए कि ऐसा आ रहा है या नहीं। ये कब सही है, हमने ये लिखा था इक्वेशन 1 लिख रहे हैं आप, तो इसलिए n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपके पास इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को। ये 3 टर्म है, इसको 2 में कैसे लाएं आप ये देखिएगा। ये जो आपके पास है एफ एन एक्स माइनस दिस ए टू बी एफ एन एक्स, तो मैं ये वाले टर्म यहाँ भी है यहाँ भी, सभी में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ ए टू बी एफ एच डी एक्स माइनस ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स और लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर ये चीज़ माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के बीच है तो इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली हम इसे पहले लिखना पसंद करते हैं, तो मॉड में तो a माइनस बी हो या b माइनस ए बराबर होता है, तो मैं डायरेक्टली इसको पहले लिख देता हूँ एफ एन एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसकी जो लिमिट है, और ये हर एप्सिलॉन बाई या एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो दोनों बराबर होंगे। दिस इम्प्लाइज, मैं केवल लिमिट n टेंडिंग टू जब इन्फिनिटी है तो उस समय ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स उतना ही होगा जितना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होगा। तो प्लीज़ ये ध्यान दीजिए, ये लिमिटिंग वैल्यू ये आपको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन समझाता है। यहाँ पर आपने लिमिट फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन किया है, यहाँ एफ एन एक्स स्टार्ट करके उसमें लिमिट लगाई है, दोनों बराबर ही हैं। किस समय? जिस समय हर एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो और जो सीक्वेंस है वो कैसा हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। उम्मीद है आपको ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। तो फोकस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और रीमान इंटीग्रेशन पर है। इस पूरी थ्योरम में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी अगर तो ये लिमिट बराबर नहीं हो पाई, कोई क्वेश्चन आपने किया और ये जो लिमिट है ये बराबरी नहीं हुई, अगर ऐसा है जबकि हर एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो, तो ये श्योर है कि जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तभी फॉल्ट आया होगा। मैं इस पॉइंट को लिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने ये लिख दिया कि एक सीक्वेंस आपके पास है और हर एक जो है इंटीग्रेबल है, मतलब रीमान इंटीग्रेबल है यहाँ पर, और सीक्वेंस एफ की ओर कन्वर्स कर रहे हैं, मतलब एफ जो है पॉइंट वाइज लिमिट है उसकी, और ये इनइक्वलिटी आ रही है, तो फिर ये जो सीक्वेंस है कैन नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने का एक तरीका हमने यहाँ भी निकाल दिया। हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ना होने के 3 मेथड हम पहले ही कर चुके हैं, चौथा यहाँ भी है कि अगर ये लिमिट दोनों बराबर नहीं आती हैं और हर एक रीमान इंटीग्रेबल है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये जो सीरीज की कन्वर्जेंस है ये यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती तो जो मैंने थ्योरम में अभी पीछे आपको दिखाया है वैसा होता, मतलब ये दोनों बराबर आते हैं। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, प्रूव दैट द सीक्वेंस दिस वेयर एफ एन एक्स इक्वल टू एन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, तो ये है, और ये सीक्वेंस
क्लोज इंटरवल 0 1 में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो हमने जो अभी पीछे ये नोट पढ़ा था, हम इस आधार पर दिखा सकते हैं। अगर ये दो लिमिट डिफरेंट आ रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। तो चलिए हम पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं सीक्वेंस की और फिर देखते हैं क्या होता है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स मतलब एन एक्स अपॉन ई टू द पावर एन एक्स स्क्वायर, और n अगर आप इन्फिनिटी की तरफ रखेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में। तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे n के रिस्पेक्ट में होगा तो ऐसे करते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं या फिर आप एक्सपेंशन कर सकते हैं एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो। तो अब अगर आप एन इन्फिनिटी को रखेंगे तो ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो पॉजिटिव रहेंगे सारी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बड़ा नंबर होगा, ओवरऑल डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। आप चाहें तो n कॉमन ले सकते हैं ऊपर नीचे से, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से n स्क्वायर तो 8n बचा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। अब अगर इन्फिनिटी रखेंगे ये 0, ये सब इनफाइनाइट अपॉन एक्स अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0। तो सीधे सीधे कहें तो जो पॉइंट वाइज लिमिट आपकी आ रही है एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, ये आया। तो फिर अब आप अगर 0 से 1 में एफ एक्स टी एक्स जो लिमिट फंक्शन आया उसका इंटीग्रल निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी कोशिश हम ये करते हैं कि 0 to 1 में एफ एन एक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर लिमिट लगाएंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 0 to 1 एफ एन एक्स है एन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये सॉल्व करना है तो लेट एन एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2nx dx इक्वल टू डी टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, एच टी जो 0 रखेंगे तो 0 ही रहेगा टी, एच टी जो 1 हो जाएगा तो टी एन हो जाएगा 0 to n ई टू द पावर माइनस टी, और एन एक्स डी एक्स टी जो डी टी बाई 2, तो हाफ बाहर डी टी। तो ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी 0 to, तो माइनस हाफ बाहर ई टू द पावर माइनस एन माइनस ई टू द पावर माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास 0 to 1 एफ एन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ रही हाफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एन। तो अब अगर आप दोनों साइड लिमिट लगा दें, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 0 to 1 एफ एन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 इक्वल टू हाफ। तो क्या ये 0 to 1 एफ के बराबर आई, नहीं आई ना, तो हमने यही पढ़ा है, दिस इम्प्लाइज द सीक्वेंस दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो एक ही फॉल्ट हो सकता है और कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकता फिर ऐसे मामले, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल थे। तो हमने ये करके देखा एक सवाल कि आपके पास अगर कभी भी ये रिलेशनशिप अनइक्वल आ रही है तो, और हर एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल था,
लिमिट फंक्शन भी है, हर एज सीक्वेंस का भी है, और फिर भी बराबरी नहीं आई, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अलावा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझा होगा। चलिए कुछ और करते हैं। अब हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन से हैं जिन स्टेटमेंट्स को अगर सही हैं तो प्रूफ करना है, और अगर वो गलत हैं तो काउंटर एग्जाम्पल देने हैं। तो पहला देखिए, आइदर प्रूव और डिसप्रूव फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ पॉसिबल दैट अ सीक्वेंस fn converges to 0 point-wise on close interval 0, 1, but limit n tending to infinity integral of 0 to 1 fn does not exist। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट fn is equal to -1 to the power n into n। अगर मैं x 0 से 1/n तक ले रहा हूँ और 0 ले रहा हूँ अगर x 0 पर है या x greater than equal to 1/n पर है। n कोई नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, तो f1 f2 f3 आपके पास आ जाएंगे। इसमें फंक्शन ये है आपके पास, ठीक है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, fn टेंडिंग टू धीरे धीरे 0 को जा रहा है, x 0 और 1 के बीच में है। तो n आप ज्यों ज्यों बढ़ाएंगे आप ये देखिए 1/n छोटा होते जाएगा, ये 0 के क्लोज होता जाएगा, ये पोर्शन और छोटा होता जाएगा। तो आपके पास जैसे 0 है 1 है, f1x अगर आप देखते हैं तो वो किस तरह का हो रहा है, देखिए n की जो 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपके पास n 1 रखा है आपने, तो ये -1 बन रहा है, ऐसा है। और बाकी जगहों पर 0 है, मतलब 0 है, x 0 और x greater than equal to 1। तो आगे को फंक्शन 0 पर भी 0 है, 1 0 1 के बीच में कितना है, -1 है। तो 0 पर डिस्कंटिन्यूअस है, 1 पर डिस्कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर आप f2x करेंगे तो इंटीजर 2 रख लीजिए, इंटीजर 2 रखेंगे तो यहाँ -1 की पावर 2 + 1 2। लेकिन जो x होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से हाफ तक, और x 0 पर 0 होगा या x वो हाफ या उससे आगे। तो अब आप ये देखिए, इस यहाँ पूरे 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू -1 थी, मतलब ये 8 स्टेप नीचे ऐसे आता है। दूसरे वाले में आप देख रहे हैं ये 0 से 1 है, तो 0 से हाफ जहाँ पर है उस जोन में फंक्शन 2 आ रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ 0 आ जा रहा है ये हिस्सा, ठीक है। f3x अगर आप करते हैं तो आपके पास ये 1/2 यहाँ आ जाएगा। आप n बढ़ाते रहिए, ये धीरे धीरे खिसकता जाएगा। तो डिस्कंटिन्यूटीज वाला पोर्शन यही है, यहाँ ये था -1 से 1 के बीच, यहाँ पर ये है 2, बाकी यहाँ पर 0 आ रहा है, फिर फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसमें ये लिखा हुआ है। आप अगला करेंगे तो 0 से 1 के बीच में यहाँ पर 1/3 इतना हो जाएगा, और बाकी जो 0 आएगा इतने हिस्से का डिस्कंटिन्यूअस पोर्शन माइनस यहाँ आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे ये धीरे 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 पॉइंट इधर को आते जा रहे हैं। तो जब आप एक एक पॉइंट के तौर पर ले रहे हैं आप f1 f2 f3, तो fn आपके पास जो होगा, सो 0 to 1 fnx dx अगर आप करेंगे तो n आपके पास तो कितना आ जाएगा, 0 to 1 fnx आपके पास n में वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू सोचिए, तो ये वैल्यू उठा लीजिए यहाँ से, fnx 0 to 1 करना है आपने, तो इसमें 0 to 1 में आप सोचिए 0 to 1/n जब आप करेंगे
तब तो वैल्यू आएगी -1/n इंटू n dx, और 1/n से लेकर 1 तक 0 बाकी, तो इसमें -1/n इंटू n तो बाहर, dx का x 0 से 1/n, तो ये भी 1/n आएगा, n कट जाएगा, मतलब -1/n इतना आ गया। तो अब आप खुद ही बताइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to 1 fn आप कर रहे हैं, तो ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 to the power n विच डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि n इवन या ऑड होने पे ये 1 और -1 की ओर जाएगा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे फिट्स वैल्यू की ओर टेंड नहीं करते, तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपकी। एफ क्या होगा आपके पास, पॉइंट वाइज लिमिट ही अगर आप बात करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn, तो जब n इन्फिनिटी की ओर जाना शुरू करेगा तो x टेंडिंग टू, तो ये लिमिट कहाँ को जाएगी आप खुद सोचिए। n इन्फिनिटी की ओर जाना शुरू करेगा, आपने 2-3 चीज़ें देखी थी, धीरे 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 n इन्फिनिटी की, तो ये पॉइंट 0 की ओर जाएगा ना, 1/n वाले सारे पॉइंट, तो जब ये यहाँ जाएगा तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाएगी फंक्शन की, उस पूरे जोन में आप ये देखिए, आपको ये दिया है ये वैल्यू नीचे वाली, ऊपर वाली जब n इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो फिर पूरे इंटरवल में केवल एक ही वैल्यू बची है आपके पास, तो ये लिमिट फंक्शन तो 0 की ओर जा रहा है, लेकिन जो लिमिट है fn का वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये स्टेटमेंट सही था कि पॉसिबल है कि हम ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की लेंथ को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि इसे यहीं कंप्लीट किया जाए। कई और क्वेश्चंस ऐसे बनाए जा सकते हैं, सोचे जा सकते हैं। सीक्वेंस जो हैं फंक्शंस के, तो उनके इंटीग्रेबिलिटी और उनके लिमिट फंक्शन और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो आपस में रिलेशनशिप है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो हमने सीक्वेंस का डेरिवेटिव वाली चीज़ें भी देख ली, हमने सीक्वेंस के बारे में इंटीग्रेबिलिटी भी देख ली, और एम टेस्ट भी देखा, और शुरुआत में हमने जो एलिमेंट्री तरीके से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस था वो भी देखा, पॉइंट वाइज भी देखा। अब मुझे लगता है सीक्वेंस पे काफ़ी काम हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर से सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे अब, कि जो सीरीज है फंक्शंस की, उसकी कन्वर्जेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, या आप यहाँ तक मेंटेन करते रहिए। थैंक यू।